तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि 2022 के लिए न्यू बैच शुरू हो चुका है और इसका एक वीडियो भी अपलोड हो चुका है। जिस वीडियो में हम लोग जाने थे कि 2022 के लिए न्यू सिलेबस क्या है और बोर्ड एग्जाम में पैटर्न कैसा होगा। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप सिलेबस को जान सके, आप पैटर्न को समझ सके। और आज सेकेंड डे है, इसीलिए आज हम लोग बुक सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग बुक से शुरू करेंगे, बुक के एक चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद ग्रामर सेक्शन पे आएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, 2022 के लिए हमारा स्टडी मटेरियल आ चुका है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसे अभी ही खरीद लीजिए। हर साल मैं लेकर के आता हूं और इस साल इसमें कुछ और भी इंप्रूवमेंट आया है। आप हर एक समरी को हिंदी में पढ़ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। हिंदी में दे दिया हूं ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट का 100 रुपीज पे करना होगा। इंग्लिश और हिंदी का मैं नोट्स देता हूं जिसका नाम मैं स्टडी मटेरियल दिया हूं ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का 100 रुपया, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों का खरीदना चाहते हैं तो 200 रुपया। आप हमें पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे या गूगल पे नंबर है 8083216409 और पेमेंट करने के बाद उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको नोट्स मिल जाएगा और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप उसे पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको उम्मीद ना हो, विश्वास ना हो, तो जो आपके साथी पहले पढ़ चुके हैं अशरफ रजा यूट्यूब चैनल पे, आप उसे पूछ सकते हैं कि स्टडी मटेरियल से कितना फायदा उन्हें पहुंचा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को हम लोग शुरू करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। पहले पार्ट्स में हम लोग जॉन डॉन के बायोग्राफी को समझेंगे और साथ में पोयम के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, और जो दूसरा पार्ट्स होगा उस पार्ट्स में हम लोग समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जॉन डॉन की बायोग्राफी से, क्योंकि बायोग्राफी से ढेर सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं जॉन डॉन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और ये जो आप देख पा रहे होंगे यही है जॉन डॉन, है कि नहीं। ड्रॉ किया गया हुआ इसके एक इमेज है, फोटो है, तस्वीर है। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। अगर कोई भी सवाल कर दे कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था तो आपको जवाब देना है 1572 ईस्वी में। दूसरा सवाल कोई आपसे पूछ सकता है कि जॉन डॉन का जन्म कहां हुआ था, तो आपको बता देना है कि जॉन डॉन का जन्म लंदन में, है कि नहीं। कहां? लंदन, जो इंग्लैंड में पड़ता है। तो लंदन इंग्लैंड में 1572 ईस्वी में जॉन डॉन का जन्म हुआ था। जॉन डॉन का जन्म जिस परिवार में हुआ था उस परिवार को हम लोग कहते हैं रोमन कैथोलिक, और यही चीजें रोमन कैथोलिक जो है, यही चीजें मैं कह सकता हूं कि जॉन डॉन को एक महान कवि, एक महान पोएट बना दिया। और आगे हम लोग जानेंगे ये रोमन कैथोलिक है कि नहीं। रोमन कैथोलिक एक क्रिश्चियन का एक कह सकते हैं पार्ट्स हैं। जिस तरह से हर एक धर्म में अलग अलग कास्ट होते हैं, वही एक रोमन कैथोलिक भी है। तो बात याद रखिएगा, 1572 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में जॉन डॉन का जन्म एक रोमन, एक धनी मनी, एक मालदार रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। लेकिन बात याद रखना है 1572 ईस्वी में जब
जॉन डॉन का जन्म हुआ था उस समय पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, यानी कि कैथोलिक धर्म के खिलाफ था। अब कैथोलिक धर्म के कैसे खिलाफ था आगे हम लोग जानेंगे, और जॉन डॉन को इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है वो चीज भी हम लोग समझेंगे। यानी कि जॉन डॉन ये रोमन कैथोलिक धर्म से थे, और जितने भी इंग्लैंड वासी थे, जितने भी इंग्लैंड के लोग थे, मैक्सिमम लोग वो कैथोलिक धर्म के खिलाफ थे। तो ये पहली बातें आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है। जन्म के बारे में था यही ये जॉन डॉन। आगे चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉन डॉन को हम लोग मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि जॉन डॉन को हम लोग किस पोएट के नाम से जानते हैं, तो आप लोग को टिक लगाना है मेटाफिजिकल पोएट पे। अब ये मेटाफिजिकल पोएट या फिर पोयम क्या होता है, तो देखिए वैसी कविता जिसमें अपने दुख को, दर्द को बयान किया जाता हो, उसको हम लोग मेटाफिजिकल पोयम कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट है, बल्कि फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट भी जॉन डॉन ही है। इसके खोजकर्ता भी कह सकते हैं जॉन डॉन ही है। तो जॉन डॉन अपने लाइफ में इतना दुख, इतना दर्द सहे ना, कि उन्होंने ऐसी सी कविता लिखे, इतनी दर्द भरी कविताएं लिखें कि उनको लोग जो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानना शुरू कर दिए। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो जॉन डॉन को हम लोग जो है ना सॉन्ग, सोनेट, साटायर, एलिगी, सारमोन्स, इन सब के लिए जानते हैं, क्योंकि जॉन डॉन अपनी लाइफ में सॉन्ग्स भी लिखा करते थे, सोनेट्स भी लिखा करते थे, साटायर्स भी लिखा करते थे, सारमोन्स भी लिखा करते थे। तो ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जॉन डॉन इज नोन फॉर, तो आप लोग को टिक लगाना है ऑल पे, अगर सभी रहे, सॉन्ग्स रहे, सोनेट्स रहे, साटायर्स रहे तो। चलिए आगे जानते। बात याद रखिएगा, जॉन डॉन जब सिर्फ और सिर्फ 4 साल के ही थे। कितने साल के? 4 साल के। तो जॉन डॉन के पिता, जिनका नाम था क्या? जॉन, जिनके पिता का नाम था जॉन, जो एक बहुत ही धनी मनी जो है सो व्यापारी थे, मालदार व्यापारी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जॉन डॉन जब सिर्फ 4 साल के थे तो जॉन डॉन के पिता जॉन की मृत्यु 1576 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद उसकी मां जो होती है एलिजाबेथ हेवुड, वो किसी दूसरे विडोवर से शादी कर लेती है। अब जॉन डॉन अकेले पड़ जाते हैं, पिताजी जो थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। माताजी जो थी वो किसी दूसरे विडोवर से शादी कर लेती है। विडोवर हम लोग किसको कहते हैं? विडो हम लोग कहते हैं वो महिला जिसके पति मर चुके हैं, यानी विधवा। और ये विडोवर जो हम लोग कहते हैं वो विधुर, यानी कि वैसे पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको विडोवर कहते हैं। तो जैसे ही जॉन की मृत्यु होती है, यानी कि जॉन डॉन के पिताजी की मृत्यु होती है, तो उसकी माताजी एलिजाबेथ हेवुड जो होती है वो किसी दूसरे विडोवर से शादी कर लेती है। आगे बात याद रखिएगा, शादी तो करती है लेकिन अपने दोनों बेटे के लिए सारी संपत्ति को छोड़ करके जाती। 2 बेटे, यानी कि एक तो जॉन डॉन हो गए और एक उसके बड़े भाई हेनरी। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। बात याद रखिएगा, जब जॉन डॉन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी, जब जॉन डॉन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी, तो जॉन डॉन पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं। दुनिया का बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी एक ही, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में। और बात याद रखिएगा, वो पढ़ने के लिए तो जाते हैं जॉन डॉन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनको जो है बिना डिग्री के वहां से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैथोलिक धर्म से थे। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कैथोलिक धर्म से थे उस समय तो किस तरह की परेशानियां आप फेस कर सकते थे। यानी कि अगर आप कैथोलिक धर्म से हैं तो आप एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, अगर किसी तरह से पढ़ भी लिए तो आपको डिग्री नहीं दी जा रही है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया जाता है, एक नहीं फोर्स करके, जबरदस्ती इनको निकाल दिया जाता है। बिना डिग्री के इनको डिग्री नहीं दी जाती है। ये देख पा रहे होंगे, ये जो है सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोग तस्वीर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बात याद रखिएगा, आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब 11 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं तो ये हार नहीं मानते हैं, आगे वो पढ़ने के लिए जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो आपकी किताब में नहीं दी गई हुई है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इनको निकाल दिया जाता है और वो वहां से भी डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं।
तब तक इसकी उम्र लगभग 17 साल हो चुकी थी। तो अब जॉन डॉन ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं इंग्लैंड में हूं तो मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता हूं, मुझे डिग्री नहीं मिल सकती है, और इसीलिए वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं विजिटिंग पे। अलग अलग देश को घूमना शुरू वो कर देते हैं। और कहा यह जाता है कि वो लगभग 3 साल घूमते हैं, यानी कि 17 साल की उम्र में निकलते हैं और 20 साल की उम्र तक जो सो घूमते हैं। और साथ में अपने वो कई सारे फ्रेंड्स को लेकर के गए थे, और उसमें खास करके गर्ल्स की तादाद ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा वो पैसा जो है स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं वहाँ पे। जो भी पिताजी की संपत्ति थी वो उसको जो है वहाँ पे स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। और उसी दरमियान वो एक कविता भी लिखते हैं, एक बुक भी जो है सो पब्लिश करते, कविता नहीं बुक लिखते हैं, जिस किताब का नाम था साटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। लेकिन आप ज़्यादातर जगहों पे देखेंगे इस किताब का नाम जो साटायर्स के रूप में ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, लेकिन किताब का पूरा नाम है साटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। यानी कि जब वो ट्रिप पे निकले थे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, जब वो विजिट के लिए यूरोप के अलग अलग देशों को घूम रहे थे, तो उन्होंने ये किताब लिखा जो इसकी पहली किताब बनती है, साटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट। चलिए आगे बात याद रखिएगा, जब जॉन डॉन की उम्र 20 साल होती है, यानी कि जब वो घूम करके फिर से इंग्लैंड पहुंचते हैं, तो वो जो है वो फिर से सोचते हैं कि अब मुझे एक बार और ट्राई करनी चाहिए और मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए। इसके लिए वे अपने आश्रयदाता के पास जाते हैं। आश्रयदाता यानी कि पैट्रॉन्स जिसको कहते हैं। यानी कि जब जॉन डॉन के पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ एलिजाबेथ हेवुड किसी दूसरे से शादी कर ली, तो एक आश्रयदाता जो रहते हैं, यानी कि रहने के लिए घर देना हो, खाने के लिए खाना हो, सारे खर्च जो उठाते हैं, वो सर थॉमस थे। तो वो सर थॉमस के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे फिर से पढ़ाई करनी है, मुझे डिग्री हासिल करनी है। और इसीलिए जॉन डॉन का एडमिशन जो है वो लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में हो जाता है। और वो लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देते हैं 20 साल की उम्र में। जो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीर, यही है लिंकन्स इन लॉ कॉलेज। और वो लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यहां से इनको एक डिग्री जो है सो मिलती है, और ये डिग्री हासिल करते हैं। जहां आप किताब में अपने देखेंगे तो सिर्फ दिया हुआ ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, लेकिन वो कहां से ये चीजें नहीं पूछी गई है। और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है कि जॉन डॉन ने पढ़ाई की किस चीज की, तो लॉ एंड थियोलॉजी की। तो बात याद रखिएगा, जॉन डॉन को जो डिग्री मिलती है वो लिंकन्स इन लॉ कॉलेज से, और किस चीज की डिग्री मिलती है, लॉ एंड थियोलॉजी की डिग्री मिलती है। लेकिन इसी दरमियान एक और घटना घटती है, जब जॉन डॉन एजुकेशन हासिल कर रहे थे लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो इस दरमियान एक और बहुत ही बुरी घटना घटती है। 1593 ईस्वी में, ना कितने में, 1593 ईस्वी में जॉन डॉन के जो बड़े भाई होते हैं हेनरी, जिसका नाम क्या था, हेनरी, वो उनको गिरफ्तार किया जाता है। हेनरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, कैथोलिक धर्म का। और जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, और जेल में कुछ दिनों बाद ही उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी 1593 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। अब चलिए, जब जॉन डॉन ने डिग्री हासिल कर ली लॉ एंड थियोलॉजी की, तो अब वो सोचे कि चलो भाई अब मुझे जॉब करनी है, अब मुझे जो है सो जॉब लेना है। और इसीलिए वो जो है सो काम करना शुरू कर देते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं। किस कंपनी में, द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड में, ना कंपनी का नाम था द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड। और 25 साल की उम्र में वो काम करना शुरू कर देते हैं। 25 साल की उम्र में, ना सिर्फ 25 साल की उम्र में जॉब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं थे। वो ये सोच रहे कि नहीं, अपने लिए अगर कुछ करना है, अपने धर्म के लिए अगर कुछ करना है, तो हमें पॉलिटिक्स में जो है सो किस्मत आजमानी चाहिए। और इसीलिए जॉन डॉन उसमें अपने हाथ आजमाते रहते हैं, और 1601 ईस्वी में वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। ना 1601 ईस्वी में पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते, कहेगा सर अब क्या दुख होगा, अब क्या तकलीफ होगी, अब तो शायद कुछ भी नहीं होनी चाहिए, जो परेशानी थी खत्म। लेकिन नहीं, शायद परेशानी अभी भी बची हुई थी। जब ये 1601 ईस्वी में पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, तो वो इसी साल शादी भी कर लेते हैं। जो सर थॉमस थे, जो उनके आश्रितदाता थे, जो पैट्रॉन्स थे, लेकिन जो सारी चीजें उसके लाइफ में की बहुत ही ज्यादा मदद की, उसकी एक भतीजी थी, जिस भतीजी का नाम था एन मोर
या एनी मोर पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना हो, एन मोर, वो उनसे शादी कर लेते हैं। और ये जो शादी करते हैं, ये चुपके चुपके शादी करते हैं, किसी को मालूम नहीं था। नहीं, जॉन डॉन को तो कोई है ही नहीं, ना फादर है, ना मदर है, नहीं तो भाई है। और जो उसके आश्रयदाता थे यानी कि सर थॉमस जो थे, और एनमोर के जो पिताजी हैं या उसके चाचा सर थॉमस है, किसी को मालूम नहीं था। और ये दोनों जो है सो चुपके चुपके शादी कर लेते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जॉन डॉन की उम्र उस समय लगभग 28 साल थी और 28-29 के करीब में थी। और ये जो है एनमोर की उम्र जो सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष ही थी। अब जब ये दोनों चुपके चुपके शादी कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है एनमोर, जो है एनमोर की आप लोग तस्वीर देख रहे हैं। तो जब शादी कर लेते हैं चुपके चुपके, तो उसके आश्रयदाता जो रहते हैं यानी कि जॉन डॉन के आश्रयदाता सर थॉमस, वो सर थॉमस जॉन डॉन पे ही केस कर देते हैं। जॉन डॉन पे जब केस करते हैं तो उनको जो है जेल जाना पड़ता है और कुछ दिन जेल में रहते हैं। और उसके बाद वो केस जीतते हैं और फिर जाकर के सर थॉमस दहेज देकर के अपनी भतीजी को विदा करते हैं। उसके बाद बात याद रखना है कि 1611 ईस्वी में ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिखी जाती है जब जॉन डॉन जर्मनी जा रहे होते हैं। जर्मनी जा रहे होते हैं तो वहां पे एक युद्ध का माहौल बना हुआ था, युद्ध का दौर चल रहा था। तो उसकी वाइफ समझाती कि आप ना जाए, हो सकता है आप वहां पे जाएंगे जख्मी हो जाएंगे। तो इसी दरमियान जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, उसको एक कविता का रूप दे दिया जाता है, जिस कविता का नाम पड़ता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये कविता लिखी जाती है 1611 ईस्वी में। उसके बाद 1615 ईस्वी में लगभग 42 साल की उम्र में जॉन डॉन एंग्लिकन चर्च के प्रीचर बन जाते हैं, है ना। एंग्लिकन चर्च के प्रीचर बन जाते हैं और ये देख पा रहे होंगे, ये एंग्लिकन चर्च ही है। अब एंग्लिकन चर्च के प्रीचर बन जाते हैं। प्रीचर मतलब क्या, उपदेशक, जो लोगों को उपदेश देते हो। तो ये प्रीचर बन जाते हैं 1615 ईस्वी में एंग्लिकन चर्च के। इसके 2 साल बाद एक और घटना घटती है। जॉन डॉन की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1617 ईस्वी में 12वें बच्चे के जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जी आप सही सुने कि 1601 में शादी हुई थी और 1617 में इनकी मृत्यु हो जाती है 12वें बच्चे के जन्म के बाद। तो उस समय दौर यही था, पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन को बढ़ाना है और शायद इसीलिए 16 या 17 साल में 12 बच्चे को वो जन्म दिए थे। आगे बात याद रखना है 1621 ईस्वी में वो एसटी पॉल कैथेड्रल के अध्यक्ष बन जाते हैं। 1621 ईस्वी में वो एसटी पॉल कैथेड्रल के अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये एसटी पॉल कैथेड्रल ही है जो दुनिया का सबसे अच्छा चर्च माना जाता है, सबसे फेमस, सबसे ऐतिहासिक चर्च है। तो इस चर्च के वो प्रीचर बन जाते, ये डीन बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं 1621 ईस्वी में। और 1631 ईस्वी में जॉन डॉन की मृत्यु हो जाती है, जॉन डॉन मर जाते हैं। और ये अंदर का कुछ व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे एसटी पॉल कैथेड्रल का। तो ये था बायोग्राफी। अब हम लोग जानेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के एक्सप्लेनेशन को। इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे ढंग से समझते हैं। बहुत अच्छी कविता है, एक लव पोयम है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कौन सी पोयम है, तो लव पोयम है। बात याद रखिएगा, ये कविता जो लिखी गई थी वो 1611 ईस्वी में, जब जॉन डॉन जर्मनी जा रहे होते हैं ना यात्रा पे। और कहाँ का यात्रा था? जर्मनी देश का था। तो जर्मनी जब वो जा रहे होते तो वहाँ पे युद्ध का माहौल बना हुआ होता है। तो उनकी वाइफ कहती है आप वहाँ पे ना जाएं, आप जख्मी हो सकते हैं, आप वहाँ पे मर सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो जब दोनों में बातें होती, गुफ्तगू होती, तो उस गुफ्तगू को एक पोयम का रूप दे देते हैं। और आज हम लोग उसी पोयम को पढ़ रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बात याद रखना है, इस कविता में टोटल 5 स्टेंजा है और 5वें स्टेंजा में 8-8 लाइन है। यानी कि आप कह सकते हैं ये 40 लाइन की कविता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये कविता का, पोयम का कौन सा टाइप्स है, तो आप लोग को टिक लगाना है सॉन्ग्स पे, है ना। ये सॉन्ग है, ये एक गीत है। तो चलिए इस गीत को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये कविता का पहला स्टेंजा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो for awareness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by feigned death to die.
ये पहला स्टिंजा है। चलिए इस स्टिंजा में कवि क्या कहते हैं उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पोइट कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फिटर लव फॉर मी। यानी कवि ये कह रहे हैं, प्रिय लव, मधुर लव, स्वीटेस्ट लव मतलब सबसे अच्छा प्यार है कि नहीं, सबसे अच्छा प्यार, मधुर प्यार। तो अपनी वाइफ को कह रहे हैं, जब मैं बताया ना वो जो जा रहे हैं जर्मनी के लिए, तो अपनी वाइफ को दिलासा दिला रहे हैं, प्रिय लव मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। अब ये मत सोचो कि मैं तुमसे थक चुका हूं, मैं तुमसे उब चुका हूं इसीलिए मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे थका नहीं हूं, मैं तुमसे थका नहीं हूं, और नहीं तो इस उम्मीद में मैं बाहर जा रहा हूं, नहीं तो मैं इस उम्मीद में जर्मनी जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगे। नहीं, मैं तुमसे थका भी नहीं हूं, और नहीं तो इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगे। एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है ना, एक दिन ना एक दिन मुझे मरना ही है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई दिस बेस्ट, तो एक ना एक दिन मुझे मरना ही है। तो जब मरना ही है तो मैं खुद को उस मौत को देखना चाहता हूं, उस झूठी मौत को देखना चाहता हूं, उस मौत को मैं आजमाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं तुमसे अलग होऊंगा तो समझो मेरे वो मौत के बराबर ही होगा। तो क्या भविष्य में अगर कभी ये घटना घटे कि मुझे तुम्हारे बिन रहना पड़े, तो क्या मैं रह सकता हूं या नहीं रह सकता हूं? उसी चीज को मैं जो सो देखने के लिए जा रहा हूं, उसी चीज को मैं आजमाने के लिए जा रहा हूं। मैं तुमसे थका नहीं हूं, नहीं तो इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगे, बल्कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, तो उस मौत को मैं देखने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं तुमसे अलग होऊंगा तो समझो मैं वो मेरे लिए मौत के बराबर ही होगा। तो क्या मैं तुम्हारे बिन रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, उस चीज को मैं आजमाने के लिए जा रहा हूं। तो ये पहले स्टेजा में पोएट जो अपनी वाइफ को दिलासा दिलाते हैं कि प्रिय लव मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूं, नहीं तो इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगे, एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है। तो उसी मौत को मैं आजमाने के लिए जा रहा हूं, उस मौत को मैं देखने के लिए जा रहा हूं। चलिए सेकेंड स्टेंजा है, दूसरा पैराग्राफ है। Yesternight the sun went hence, and yet is here today. Yesternight the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire, no sense, nor half shot away. Then fear not me, but believe that I shall make a spider journey, since I take more wings and spurs than he. अब ये दूसरा पैराग्राफ, बहुत अच्छी बात यहां पे कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल की रात सूरज हम लोग के आंखों से ओझल हो चुका था। यस्टर नाइट मतलब होता है कल की रात। तो कहते हैं कल की रात जो है वो सूरज छुप चुका था, सूरज जो है वो हम लोग की आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन आज फिर से वो हम लोग के सामने है। तो तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मुझ पे उम्मीद रखो, विश्वास जरूर करो, इतना भरोसा जरूर करो कि मैं इस सूरज से भी तेज यात्रा करके मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कवि ये कहते हैं कि कल की रात, और सामने तो सूरज छुप जाता है, तो कवि ये कह रहे हैं कि कल की रात जो है वो सूरज हम लोग की आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन आज की सुबह हम लोग के सामने है। तो अपने महबूबा को वो कह रहे हैं, अपनी वाइफ को वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा रखो कि मैं सूरज से भी तेज यात्रा करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। क्योंकि सूरज के पास कोई इच्छाएं नहीं थी, सूरज के पास कोई डिजायर नहीं था, लेकिन फिर भी वो रात को छुपा और सुबह को वापस आ गया। फिर भी मेरे पास तो डिजायर है, मेरे पास तो इच्छा है कि मुझे फिर से तुम्हारे पास जो है सो आना है, तुमसे मुलाकातें करनी है। तो इसलिए तुम विश्वास रखो कि मैं सूरज से तेज यात्रा करके मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगा और तुमसे जो है मैं मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये दूसरे संज्ञा में जो है कवि कह रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को भी मैं दे दिया हूं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे तीसरे संज्ञा में कह रहे, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, that if good fortune fall, can't add another hour, nor lost our recall, but come bad chance। बहुत अच्छी बात यहां पे कवि के द्वारा बताई गई, और कवि कह रहे हैं हाउ फीबल इज अ मैन्स पावर, इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि हम लोग इसमें 1 घंटा जोड़ नहीं सकते।
इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है, इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर अच्छा सौभाग्य आता है कि नहीं, कोई होता है ना बहुत अच्छा पल, अच्छा लम्हा, तो उसको हम लोग कहते हैं गुड फॉर्च्यून। तो जब अच्छा वक्त होता है इंसानों की लाइफ में, तो उसमें 1 घंटा इंसान जोड़ नहीं सकता है। इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है कि उसमें 1 घंटा वो जोड़ नहीं सकता है। और जब कभी बुरा वक्त आता है, बुरा लम्हा आता है, तो फिर पूछिए मत, आगे मैं बताऊंगा फिर क्या होता है। तो कवि ये कह रहे हैं कि जब जब अच्छा सौभाग्य होता है तो इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है कि उसमें वो 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है, और नहीं तो बीते हुए लम्हे को वापस बुला सकता है। बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे लाइफ में कोई घटना घटी है और अच्छी घटना घटी है, तो उसको हम लोग वापस नहीं बुला सकते। और कोई अभी अच्छा वक्त चल रहा है तो उसमें हम लोग 1 घंटा जोड़ करके उसको लंबा नहीं कर सकते। तो पोइट यही कह रहे हैं कि जब अच्छा सौभाग्य इंसान के लाइफ में आता है तो इंसान की शक्ति इतनी कमजोर है कि वो उसमें 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है, 1 घंटा बढ़ा नहीं सकता है, और नहीं तो बीते हुए लम्हे को वापस बुला सकता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, बुरा सौभाग्य आता है, तो इंसान उसके बारे में इतना सोचता है, इतना सोचता है कि उसको वो मजबूत बना देता है, उसको लंबा कर देता है। और रियली में ये चीजें देखने को मिलती है। जब कोई बुरा वक्त आता है, हम लोग परेशानी में होते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इतना सोचने लगते हैं ना, कभी कभी वो हम पे राज करना शुरू कर देता है, वो हम पे मार्च करने लगता है, और हम लोग जो है सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो कवि ये कह रहे नहीं, इसके बारे में भी इतना मत सोचो है कि नहीं, ये बुरा वक्त है, बुरा वक्त के बारे में सोचनी नहीं चाहिए। लेकिन इंसान की ये फितरत है कि हम लोग जब बुरा वक्त हम लोग के साथ आता है तो उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो एकदम हम लोग उसको एकदम लंबा, एकदम मजबूत बना देते हैं। और इतना लंबा, इतना मजबूत बना देते हैं कि वो हम पे जो सो मार्च करने लगता है, हम पे जो सो वो राज करने लगता है, मार्च करने लगता है। तो ये आपको अगले स्टेंजा में बताया गया हुआ है, और इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, कविता भी है। चलिए आगे क्या कह रहा है चौथे स्टिंजे में, वेन दो या दाव पढ़िए, सिस्ट या साइट्स। अब यहाँ पे बहुत ही ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया हुआ है, दो या दाव मतलब होता है यू, तुम, है ना। साई मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, साई मतलब आहें भरना, से सकना। और यहाँ पे साइट्स किया गया हुआ है, दाव साइट नॉट विंड but sights my soul away when thou या दो wouldst unkindly kind my life's blood doth decay. It can't be that thou lovest me as thou sayest, if in the thin my life thou wast that art the best of me. अब यहाँ पे कवि बहुत अच्छी बात कह रहे, अपनी वाइफ को दिलासा दिला रहे कि जब मैं यहां से चला जाऊं, मैं यहां पे नहीं रहूं, तो मेरी गैर हाजिरी में तुम रोना मत, तुम आहें मत भरना। अगर मेरे गैर हाजिरी में तुम आहें भरती हो तो तुम ये सोचोगी कि मैं हवा को सुख हो रही हूं, लेकिन नहीं, ये गलत है। अगर मेरे गैर हाजिरी में तुम आहें भरती हो, तुम रोती हो, तुम आहें भरती हो, तुम हवा को नहीं सुख हो रही हो, बल्कि तुम मेरी आत्मा को सुख हो रही हो, मेरी तुम आत्मा को खत्म कर रही हो। यानी कि अगर तुम आहें भरती हो तो समझो तुम हवा नहीं ले रही हो, हवा को नहीं सुखो रही हो, बल्कि मेरी आत्मा को तुम सुखो रही हो। और यही नहीं, अगर तुम रोती हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे आंखों से आंसू बाहर आ रहे हैं, बल्कि ये समझना कि वो जो आंसू आ रहे हैं वो तुम्हारा आंसू नहीं, बल्कि मेरा ब्लड आ रहा है। तो तुम अगर मेरी आत्मा को सुखोती हो, मेरे ब्लड को जो सो बाहर ला रही हो, तो शायद जैसा तुम कह रही हो कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूं, ये सत्य नहीं हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सच्चे हो सकता है? क्योंकि तुम ये कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी आत्मा को भी सुखो और मेरे ब्लड को भी बाहर लाओ। शायद ये सत्य नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता है। लेकिन इट कांट बी ट्रू दैट यू लव मी लाइक यू से, तो ये सच नहीं हो सकता जैसा तुम कह सकते हो। लेकिन फिर भी चलो मान लिए कि हाँ ये सत्य है, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी आत्मा को सुखाना चाहती हो, मेरे ब्लड को बाहर लाना चाहती हो, तो मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे बर्बाद कर सकती हो, तुम इसे मौत के घाट उतार सकती हो। तो ये जो है सो चौथे स्टंजा में पोएट जो है सो बात कर रहे हैं। चलिए लास्ट स्टंजा में देखते हैं क्या कह रहा है। लेट नॉट बी डाइवनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दी पार्ट एंड मे दी फेयर्स फुलफिल। अब ये जो लास्ट स्टंजा है, बहुत अच्छी थिंकिंग यहाँ पे की गई है, बहुत अच्छी बात कही गई है
कवि क्या कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कवि ये कहते हैं कि जो तुम्हारा भविष्यवाणी दिल है, अपनी वाइफ को कह रहे कि ये जो तुम्हारा भविष्यवाणी दिल है, जिस दिल में तुम ये सोच रही हो कि मैं यहां से जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, मैं जख्मी हो जाऊंगा, ये चीजों को अपने दिल से हटा दो। ये भविष्यवाणी दिल में ये मत सोचो। अगर सोचना ही है ना तो कुछ अच्छा सोचो ना। बात बिल्कुल सही है, हम लोग नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। तो कवि ये कह रहे हैं कि अगर सोचना ही है तुम्हारे दिल में, अगर कुछ सोचना ही है तुमको, तो कुछ अच्छा सोचो ना। क्या सोचो वो आगे बताते हैं, और वो कहते हैं कि तुम अपने दिल में ये सोचो कि हम लोग अलग नहीं हुए, हम लोग जुदा नहीं हुए, बल्कि हम दोनों जो है वो एक ही बेड पे आराम फरमा रहे हैं, एक ही बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, टर्न ओवर है। यानी कि एक का चेहरा इस तरफ और एक का चेहरा इस तरफ, दोनों का चेहरा अलग अलग है, जो एक दोनों को देख नहीं पा रहे। तो पोइट ये कह रहे हैं कि अगर तुमको सोचना ही तो कुछ अच्छा सोचो, और ये सोचो कि हम दोनों जो है वो एक ही बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या है, टर्न ओवर है। एक के चेहरा इस साइड है और एक का चेहरा इस साइड है ना, और एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि जो प्यार करते हैं ना वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। और वो कवि कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे भी कभी भी जुदा नहीं हो सकता, तुम्हारे भी नहीं रह सकता हूं। जो प्यार करने वाले हो तो कभी भी अलग नहीं होते। तो तुम यही सोचो कि हम दोनों एक ही साथ हैं, अलग नहीं हुए हैं, जुदा नहीं हुए हैं। तो ये चैप्टर था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके पोयम को अभी हम लोग देखें, और जो कल का वीडियो आएगा तो कल के वीडियो में हम लोग समरी समझेंगे, जिस समरी को बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। समरी के साथ जो है सो हम लोग लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।